हायरार्की ऑफ रोल्स, इस विषय पर आज का एडिटोरियल है। ये है ऑन नो बेल फॉर उमर खालिद। उमर खालिद को कोई जमानत नहीं मिली है। इस विषय को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस एडिटोरियल पर आने से पहले बात करेंगे कुछ क्विजेज की, और कल वाले क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं। शुरू के 3 क्वेश्चंस के आंसर सी है, फिर बी है, फिर सी है। सी 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 बी सी। ठीक है, ये आंसर्स हैं कल वाले क्विज के। आज वाले क्विज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। एक पूछा है स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है। एक पूछा है आपसे कि एडिटोरियल की टोन क्या है। ठीक है। एक पूछा गया है आपसे कि एडिटोरियल का जो एटीट्यूड है, कोर्ट के इंटरप्रिटेशन, कोर्ट ने जो व्याख्या की है यूएपीए की, उसके प्रति एडिटोरियल के एटीट्यूड को कैसे आप समझ सकते हैं, किस तरीके से टर्म कर सकते हैं वो। और एक पूछा है कि टेररिस्ट एक्ट्स, इसका जो एक्सपेंशन है इस टर्म का, वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है। ठीक है। तो ये कुछ हमें आंसर करने हैं। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपको सारी कहानी समझ में आएगी। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एडिटोरियल है किस बारे में। तो ये एडिटोरियल क्रिटिकली एग्जामिन करता है सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की परिभाषा बताई है कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जिसे यूएपीए कहते हैं, इसके इंटरप्रिटेशन को क्रिटिकली एग्जामिन करता है, थोड़ा आलोचनात्मक तरीके से इसकी जांच करता है। ठीक है। 2020 के दिल्ली राइट्स केस, 2020 दिल्ली में दंगे हुए थे, उन केसेस की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इट्स डिसीजन टू डिनाई बेल टू सम अक्यूज, विशेष करके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि इसने कुछ जो आरोपी हैं उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि कुछ शर्त के आधार पर जमानत दी है अन्य लोगों को। ठीक है। और ये किस आधार पर है, हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन की, जिस तरह की भागीदारी है उसी के पदानुक्रम में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ये सब देखने को मिला है। ठीक है। किसी का आरोप थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको जमानत नहीं दी, आरोप थोड़ा कम है तो जमानत दी है, इस प्रकार की कहानी है। तो आइए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जहां से चाहें वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2026 इस वर्ष का दूसरा एडिटोरियल है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2026 के नाम से। आप चाहते हैं कि पीछे जो सेशंस मैंने करवाए हैं वो भी देखें, तो एक एडिटोरियल 2025 के नाम से लिस्ट बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट है एडिटोरियल 2025 के नाम से। तो यहाँ से आप पीछे के एडिटोरियल्स देख सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं सारी चीजें बेसिक से ही बताता हूँ। तो आपको करना क्या होता है, एक नोटबुक लेकर बैठो और बस देखते चलिए, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते चलें। फिर उसको अगले सेशन से पहले रिवाइज कर लेना है। इतना सा कर लोगे तो ही बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो ये आधा घंटा पूरा तन्मयता से आप लगाएं इस सेशन के प्रति। बिगिनर्स के लिए हमारा एक सेशन है न्यूज़पेपर रीडिंग का, वो आप एप्लीकेशन से बाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए कोर्स चल रहा है, वो आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ट्रांसलेशन का बैच जो पूरा हो चुका है वो आप एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है आरएएस के लिए, वो भी एप्लीकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। आरएएस का पूरा कोर्स उपलब्ध है, पूरा हो चुका है, वो वाला कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर आपको देखना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला और वोकैबलरी का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आजकल क्विजेस भी चल रहे हैं, पर डे 5 क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हो, और वो 5 क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो आप इस चैनल पर आकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो साहब स्टार्ट करें। हायरार्की ऑफ रोल्स, एक तो ये हायरार्की जो है ना, स्पेलिंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी परीक्षा में इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है। दूसरा, हायरार्की का मतलब क्या होता है, तो ये पदानुक्रम को बोलते हैं, पदानुक्रम। ठीक है। ऑर्डर या रैंकिंग। प्रोलॉन्ग्ड जो होता है वो होता है काफी लंबा, काफी ज्यादा भी कह सकते हो, काफी लंबे समय तक कह सकते हो। ठीक है। इनकार्सरेशन जो होता है वो कारावास को बोलते हैं। इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट। रेपेलेंट का मतलब होता है याचिकाकर्ता, जिसने याचिका दायर की है उसको हम बोलते हैं क्या, एपेलेंट, याचिकाकर्ता। हायरार्की ऑफ रोल्स का मतलब है जो भी आपका रोल रहा, जो भी आपकी भूमिका रही, उसका पदानुक्रम। ठीक। किसको लेकर है, नो बेल, कोई जो जमानत नहीं मिली उमर खालिद को, उसको हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में।
द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू नॉर्मलाइज प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन। द स्टेट, राज्य या सरकार, ठीक है। मस्ट नॉट बी अलाउड पैसिव वॉइस है मस्ट का, ये वर्ब है, तो सरकार को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू नॉर्मलाइज, की वो एकदम नॉर्मल बना ले या सामान्य बना ले या रूटीन मान ले प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन को। इनकार्सरेशन नाउन है, प्रोलॉन्ग्ड एडजेक्टिव है। और अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में होता है, एक एक बात को ध्यान से सुनना भाई, अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में होता है तो उसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो स्टेट को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, राज्य को या सरकार को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वो बहुत लंबे समय तक कारावास को एकदम नॉर्मल बना दे, है ना, रूटीन का हिस्सा मान ले इसके लिए। अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है। यूजिंग द टर्म्स ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो है, गैर कानूनी गतिविधियों संबंधी जो कानून है, इसके टर्म्स को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आरोपी थे दिल्ली दंगे केस में 2020 वाले में, उसमें एक समूह में रखा है सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को, बेस्ड ऑन देयर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। और ये किसके आधार पर? उनके पार्टिसिपेशन के आधार पर, कि कैसा उनका योगदान रहा या फिर कैसी भागीदारी रही उस अपराध में, उसके बेसिस पर। डिनाइंग बेल फॉर उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम, इसमें इन दो व्यक्तियों को तो मना कर दिया कि हम जमानत नहीं देंगे आपको, वाइल ग्रांटिंग इट अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, बल्कि और दूसरी तरफ आप बहुत ही सख्त शर्तों के आधार पर अन्य जो 5 याचिकाकर्ता थे, जिसमें गुलफिशा फातिमा शामिल थी, मीरान हैदर शामिल थी, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान एंड शादाब अहमद, इन पांचों को शर्त के आधार पर जमानत दे दी है। बात समझ में आ रही है भाई? इनको कहा कि ये 7 लोग थे, इनमें इन 2 लोगों को तो इनकार कर दिया जमानत देने से और बाकी 5 को जमानत दी। इन पे शर्त के आधार पर दी है और एक ग्रुप बना दिया है कि आपकी भागीदारी उस अपराध में, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसमें भागीदारी कुछ इस तरह की रही थी, जो बहुत ज्यादा इंटेंस होकर पार्टिसिपेट कर रहा था उसको आपने जमानत नहीं दी है, और थोड़ा सा जो बैकफुट पर खेल रहा था तो उसको जमानत दे दी है। ये कुछ कहना चाह रहा है इस पूरे स्लाइड में। अब देखिए, यूजिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए, इसका ट्रांसलेशन है उपयोग करते हुए। किसको उपयोग करते हुए? द टर्म्स, शब्दों को, ठीक है। शब्द किसके? अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। एक्ट का जो भी नाम होता है वहां पे द लगता है, एक्ट के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, यूएपीए इसको फुल फॉर्म कहेंगे। इसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने संबंधी कानून। अनलॉफुल क्या होता है? इलीगल, या इसे हम कहेंगे इलिसिट, इलीगल या इलिसिट, ठीक है। तो यूएपीए जो एक्ट है, अधिनियम है, इसके टर्म्स को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगता है, ये ध्यान रखना है। इसकी वर्ब है हैज ग्रुप्ड। ग्रुप्ड का मतलब हो गया एक समूह में रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समूह में रखा है द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड यहां एडजेक्टिव है, और द प्लस एडजेक्टिव अगर हो तो इसका मतलब होता है प्लूरल नाउन। ये आप सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट नाम से एक टॉपिक आता है आपके, वहां भी पढ़ते हो। अगर द के साथ एडजेक्टिव हो, हालांकि द का प्रयोग हम नाउन से पहले ही करते हैं, लेकिन अगर द के साथ एडजेक्टिव दे दिया जाए तो इसका मतलब वो प्लूरल नाउन की ओर संकेत होता है। तो यहाँ पे संकेत किस तरफ है? आरोपियों की तरफ संकेत है। सारे जितने भी आरोपी थे उस दंगा वाले केस में, उन सारे आरोपियों की ओर संकेत है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समूह में रखा है दिल्ली जो राइट्स केस है, दिल्ली दंगों से संबंधित जो केस है 2020 का, उसके आरोपियों को ग्रुप में रखा है। किस आधार पर? बेस्ड के साथ ऑन लगता है। उनके, किनके? ये आरोपियों के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। उनके हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी का जो भी क्रम रहा उनके आधार पर। डिनाइंग, ऐसा करते हुए, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जमानत देते हुए किसको? उमर खालिद और शर्जिल इमाम को। वाइल, वाइल के ठीक बाद जब भी कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी लगता है, याद रखना हमेशा ही। जब भी वाइल के ठीक बाद में कोई वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ग्रांट करते हुए, ग्रांट मतलब होता है स्वीकार करना। यहां पे अप्रूव कर कह सकते हो, गिव कर सकते हो, अप्रूव, या बेस्टो कर सकते हो, देना, ठीक है। जबकि यहां पे जमानत दी गई है, इट आ रहा है बेल के लिए, जमानत के लिए, ठीक है। अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, मतलब बहुत सख्त शर्तें रखी गई है इसमें, और किसको दी गई है? अन्य 5 को, ठीक है। एपेलेंट्स, एपेलेंट्स याचिकाकर्ता, और इनमें नाम, ये सारे नाम, ये सारे के सारे नाम है। एपेलेंट्स क्या है? नाउन है, और इसका मतलब याचिकाकर्ता है।
ये पिटिशनर या अपीलर है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। पहले आप इसको खुद पढ़ लीजिए। अब देखो, एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना, एम्फेसाइज जोर देना, स्ट्रेस हाईलाइट या अंडरलाइन। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, परीक्षण करना, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट या एग्जामिन। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया। ठीक है, क्या कह रहा है देखो। द कोर्ट एम्फेसाइज सेक्शन 43D सब क्लोज 5 ऑफ द एक्ट। कोर्ट ने इस सेक्शन पर जोर दिया है। ठीक है, ये एक धारा है इस एक्ट की, यूएपीए एक्ट की एक सेक्शन है, उस पर जोर दिया है। विच ओनली रिक्वायर्स कोर्ट टू असेस। इसमें इस धारा के अकॉर्डिंग ये चाहा जाता है कोर्ट से कि कोर्ट मूल्यांकन करे, असेस करे वेदर द एक्यूजेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू, कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सच हैं क्या। एंड दस रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। इस प्रकार से इसने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया किसको, जो बहुत लंबे समय तक कारावास रहता है उसका जो डिफेंस था उसको नकार दिया। एंड नैरोड खालिद एंड इमाम्स ऑप्शंस। और फिर खालिद और इमाम के जो ऑप्शन हो सकते थे, किसके लिए, शर्जिल इमाम और उमर खालिद के ऑप्शंस, किसके, बेल प्राप्त करने के, इनको नैरो कर दिया, उनको संकीर्ण कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ही बात है तो निश्चित हो गया कौन सा कोर्ट है, दे लग गया। एम्फेसाइज्ड वर्ब है, याद रखना भाई। एक होती है एक वर्ड होता है एम्फेसिस, इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं। एक वर्ड है एम्फेसाइज, इसके साथ में हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो कोर्ट ने जोर दिया किस पर, सेक्शन इस पर, किसके, उस एक्ट के। एक्ट कौन सा है, यूएपीए एक्ट की बात है। ये द इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हमें पता है कौन सा एक्ट है, बाकी एक्ट के नाम से पहले द आता है, एक्ट शब्द से पहले द की बात नहीं की मैंने। तो कोर्ट ने इस धारा पर जोर दिया, इस एक्ट के, विच ओनली रिक्वायर्स, विच आ रहा है उस सेक्शन के लिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सेक्शन के लिए आ रहा है। ये सेक्शन यहाँ पे रिक्वायर कोर्ट, कि कोर्ट से ये चाहता है, ये वर्ब हो गई, कोर्ट से चाहता है कि वो असेस करे, मूल्यांकन करे, किस बात को, वेदर है ना, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वहां पे कंजंक्शन के रूप में आता है, कि जो एक्यूजेशंस है, एक्यूजेशंस का मतलब है चार्ज, आरोप, कि जो चार्जेस हैं क्या वो प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी वैसे तो लीगल टर्म है, वैसे यहां पे एडवर्ब बन रहा है, ट्रू एडजेक्टिव है, क्या ये प्रथम दृष्टया सच है, एट फर्स्ट ग्लांस को बोलते हैं प्राइमा फेसी। एंड दस रिजेक्टेड, और इस प्रकार से रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया, द डिफेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, की प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन का डिफेंस लेकर आए थे ये, है ना। इनकी तरफ से जो वकील था, जो वो कह रहा था कि भाई इनको जो जेल हुई है, इनको बहुत लंबा समय हो चुका है, जो कि ठीक नहीं है। तो इसका इन्होंने डिफेंस जो किया था, उस डिफेंस को इन्होंने नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और इस प्रकार से क्या कर दिया, नैरो कर दिया, ये भी इसी की वर्ब है, किसको, इनके ऑप्शंस को। क्लियर, कि रिजेक्टेड है, नैरोड है, ये सब कोर्ट के लिए आ रहे हैं। ठीक है भाई, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़िए खुद से। देख, एलिज का मतलब होता है दावा करना, एलिज जो शब्द है इसका मतलब है दावा करना, क्लेम या असर्ट। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है योजना, योजनाबद्ध कह सकते हो, जिसकी योजना बनाई गई है। इनहेरेंटली का मतलब होता है मूल रूप से, स्वाभाविक रूप से। परसुएड का मतलब होता है मनाना, कन्विंस या इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, अब ऊपर ऊपर से एक बार डिस्कस कर लें इसको, क्या कह रहा है, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वो पक्ष होता है जो कोर्ट में केस दायर करता है, जो अभियोजन पक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभियोजन पक्ष, अभियोजन पक्ष। तो जो अभियोजन पक्ष है उसने हमेशा ही दावा किया है कि जो दंगे थे वो एक योजना का हिस्सा था,
एलिजिडली कोऑर्डिनेटेड, जिसको तथाकथित रूप से योजना बनाई गई थी, इन प्रोटेस्ट नेटवर्क्स, कुछ विरोध प्रदर्शन करने वाले नेटवर्क्स होते हैं उनमें, एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अभियोजन पक्ष जिसने केस दायर किया था इनके खिलाफ, उसने हमेशा ही ये दावा किया है कि जो दंगे हुए थे 2020 में दिल्ली में, ये एक योजना का हिस्सा थे, और वो योजना बनाई गई थी प्रोटेस्ट नेटवर्क्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। पीपल रूटीनली प्लान प्रोटेस्ट। अब लोग जो हैं वो तो दिनचर्या का हिस्सा है, उनका रूटीन का हिस्सा है कि वो विरोध प्रदर्शनों को प्लान करते हैं ऑन मैसेजिंग एप्स। और कहाँ प्लान करते हैं? जैसे व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, इस प्रकार की मैसेजिंग एप्स पे, टेलीग्राम पर। एंड दैट इज नॉट इनहेरेंटली सस्पिशियस, और ये मूल रूप से कोई संदेहास्पद नहीं है, सस्पिशियस नहीं है। बट द स्टेट हैज परसुएटेड द कोर्ट, लेकिन जो राज्य है या फिर सरकार है उसने कोर्ट को मना लिया है इस बात से कि दैट द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जो भी संरचनात्मक तत्व हैं, ठीक है, आर एविडेंस, वो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, टेररिस्टिक डिजाइन, कि इसमें आतंकी मंशा थी, टेररिस्ट मतलब आतंकी मंशा थी इनकी, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया, दंगा किया था। इसका इन्होंने, सरकार ने या राज्य ने इस बात के लिए राजी कर लिया है कोर्ट को, ये कह रहा है। तो प्रोसिक्यूशन की वर्ब जो है वो हैज एलिज्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब होता है। और याद रखना, ऑलवेज का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में करते हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने दावा किया है, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या दावा किया है? कि जो राइट्स हैं, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई। ये रिजल्ट थे किसका? एक योजना का। कौन सी योजना? जो एलिज्डली, एलिज्डली होता है परपर्टेडली, वो योजना जो तथाकथित रूप से, सपोजली भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेटेड थी, मतलब प्लान्ड थी, किसमें? प्रोटेस्ट नेटवर्क्स, कुछ नेटवर्क होते हैं जो प्रोटेस्ट करने का काम ही करते हैं, उनमें, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ठीक है। पीपल सब्जेक्ट, रूटीनली एडवर्ब, ये इसकी वर्ब है। ठीक है। तो लोग जो हैं वो रूटीन तरीके से योजना बनाते हैं, किसकी? प्रोटेस्ट की। ये ऑब्जेक्ट किस पर बनाते हैं? मैसेजिंग एप्स पर। और दैट इज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। और ये जो बात है ना, वो इनहेरेंटली सस्पिशियस नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस होता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले आने वाला वर्ड एडवर्ब, और वैसे एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। सस्पिशियस का मतलब है डाउटफुल। अब लेखक कह रहा है कि बट द स्टेट हैज परसुएटेड, लेकिन राज्य ने, हैज परसुएटेड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, मना लिया है ना, किसको? कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। दैट की जो आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मतलब संरचनात्मक तत्व कह सकते हो, संगठनात्मक एलिमेंट्स कह सकते हो। आर, ये आर्टिकल्स की वर्ब आर है, एविडेंस नाउन है यहां। ठीक है। ये सबूत हैं। अच्छा, एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना, एविडेंसेस कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये सबूत हैं किस चीज का? टेररिस्टिक डिजाइन का। डिजाइन नाउन है, टेररिस्टिक एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। ये डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल है, मतलब आतंकी मंशा, इन्होंने जो कुछ किया था ना प्लान, वो आतंकी मंशा के चलते किया था, ऐसा सरकार ने भरोसा दिला दिया है ना, इसके लिए कन्विंस कर लिया है, किसको? कोर्ट को। पढ़िए। पहला वर्ड है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है स्पष्ट या खुला, जो छिपा हुआ नहीं। डिसरप्ट का मतलब होता है व्यवधान डालना, रुकावट डालना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है हतोत्साहित करने वाला प्रभाव, रोकने वाला, हतोत्साहित करने वाला प्रभाव। एम्बोल्डन का मतलब होता है प्रेरित करना कह सकते हो, या किसी को बोल्ड बनाना, किसी में साहस भरना। और परशुट का मतलब है प्रयास। परशुट का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रयास। वैसे परशुट तलाश भी होती है, सर्च भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब प्रयास है। हालांकि द कोर्ट हैज ट्रीटेड टेररिस्ट एक्ट्स, हालांकि कोर्ट ने जो भी आतंकी कृत्य हैं उनको ट्रीट किया है सेक्शन 15 के तहत, एज बीइंग एबल टू कवर, कि ये जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं सेक्शन 15 के तहत आए हैं, जो कि समर्थ हैं टू कवर मोर देन ओवर्ट
वायलेंस, जो एक खुली हिंसा होती है, स्पष्ट रूप से हिंसा दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा चीज को कवर करने में सक्षम है। इंक्लूडिंग थ्रेटनिंग टू डिसरप्ट सर्विसेज, जिसमें शामिल है कि आपने सेवाओं को बाधित करने की धमकी दी है। एन इंटरप्रिटेशन, ये एक ऐसी व्याख्या है दैट कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट, जो क्या कर सकती है, वो चिलिंग इफेक्ट डाल सकती है, वो हतोत्साहित करने वाला प्रभाव डाल सकती है, बाय एम्बोल्डनिंग गवर्नमेंट्स, सरकारों को साहस प्रदान करके, टू यूज स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि सरकार क्या करेगी, सख्त, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब जेल है, और जेल में क्यों डाला, ताकि आप रोकना चाहते हो अपराध होने से, तो रोकथाम के लिए जेल में डाल देना प्रिवेंट डिटेंशन कहलाता है, अंडर यूएपीए, है ना, इस एक्ट के तहत। एंड इन पॉलिटिकल केसेस, और राजनीतिक केसेस में, तो नॉर्मलाइज द परस्यूट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल, इसके लिए भी एम्बोल्डन करता है कि भाई आप जो प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है, बिना मुकदमे के, विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के आप बहुत लंबे समय तक किसी को कारावास में रख सकते हो, और ये जो आपका प्रयास है इसको सामान्य किया जा सकता है, इसके लिए आप एम्बोल्डन करते हो। फिर समझो, कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट्स को ट्रीट किया है सेक्शन 15 के तहत, कि टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं, ये हिंसा से भी कहीं ज्यादा होते हैं, है ना, ये हिंसा से ज्यादा, मतलब एक खुले रूप से, स्पष्ट रूप से हिंसा हो रही है, उससे ज्यादा कवर करने की संभावना इसमें है टेररिस्ट एक्ट में। इसमें शामिल क्या क्या है, टेररिस्ट एक्ट में क्या क्या शामिल है, तो कहा कि भाई अगर आप किसी सेवाओं को बाधित करने की धमकी देते हो, जैसे सेवा का मतलब, मान लीजिए आपको कह दिया कि भाई हम मीन्स ऑफ कन्वेंस जो हैं वो नहीं चलने देंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे, और आपके जो चिकित्सा सेवा है, शिक्षा वाली है, ये सब चीजों को बाधित करेंगे, है ना, जो रूटीन एक लाइफ का हिस्सा है, जिससे जीवन सुचारू रूप से चल सकता है, उसको हम बाधित करेंगे, ऐसी धमकी देना भी इसमें शामिल है। तो ये एक ऐसी व्याख्या है जो कि एक चिलिंग इफेक्ट डाल सकती है, ठीक है, ये एक हतोत्साहित करने वाला प्रभाव, कि आप डरेंगे अगर कुछ भी करेंगे उससे पहले। और कैसे कर सकता है, सरकारों को निडर बनाकर, सरकारों को इंकरेज करके, सरकारों को इंकरेज किसके लिए करना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करने के लिए, यूएपीए के तहत। और पॉलिटिकल केसेस में, राजनीतिक केसेस में सरकारें चाहें तो फिर सरकार ये भी बिना मुकदमे के किसी को लंबे समय तक जेल में डाल सकती है, और इसको एक रूटीन का हिस्सा मान सकती है इसके लिए। तो हाउ एवर जो होता है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, हालांकि इसका मीनिंग है। द कोर्ट सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। हालांकि कोर्ट ने ट्रीट किया है टेररिस्ट एक्ट्स को, किसके तहत, इस सेक्शन के तहत, किस रूप में किया है, इस रूप में किया है। एज यहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है इसलिए आगे आईएनजी लगाया है, ठीक है। किस रूप में, कि ये समर्थ हैं, टेररिस्ट एक्ट्स जो हैं वो समर्थ हैं कवर करने के लिए, या फिर कहें कि सेक्शन 15 जो है वो समर्थ है कि सेक्शन 15 के तहत वो सारे अपराध आएंगे जो कि ओवर्ट वायलेंस से भी ज्यादा को कवर कर सकते हैं। ओवर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, वायलेंस नाउन है, ठीक है। मोर डिग्री कंपैरेटिव इसलिए देन है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है जिसमें शामिल है, कौन कौन चीजों को कवर कर सकते हैं इसमें, ये भी शामिल है भाई, ओवर्ट वायलेंस से भी ज्यादा, जिसमें शामिल है थ्रेटनिंग, प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराना धमकाना, है ना, धमकी देना, किस चीज की, सर्विसेज को डिसरप्ट करने की, सेवाओं में व्यवधान डालने की। तो ये एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है, ये एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है, ये डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया, कि ये कंजंक्शन है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो कि क्या कर सकता है, ये चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है, एक डिटरेंट इफेक्ट डाल सकता है। कैसे, एम्बोल्डन करके, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है, किसको, सरकारों को, किस लिए, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट होता है, कि वो सख्त प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज कर सकती है। ये क्या होता है, ऐसा डिटेंशन, ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो कि अपराध को रोकने के लिए, आपको लग रहा है कि ये बंदा जो है अपराध करेगा, उसको पहले जेल में डाल दो, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इनका यूज करके, किसके तहत, यूएपीए के तहत। और पॉलिटिकल केसेस में सरकारों को एम्बोल्डन करके, किस लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, कि सरकारों को आपने एम्बोल्डन किया, क्या करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, सामान्य, मतलब आप सरकार जो है इसको सामान्य बात मानेगी, किसको, परशुट को, परशुट का मतलब है प्रयास, प्रयास किसका, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन का, किसके बगैर, बिना ट्रायल के, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, बिना किसी मुकदमे के, ये कहानी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते
मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करिए देखें। परस्यूट क्या होता है? प्रयास, प्रयास के लिए सस्टेन्ड एफर्ट और कंटिन्यूड एक्शन ई। चिलिंग इफेक्ट डिटरेंट इफेक्ट है तो सी। स्ट्रिंजेंट सख्त को बोलते हैं तो ए। ओवर्ट का मतलब ओपन एंड क्लियरली विजिबल है तो बी। और एम्बोल्डन का मतलब है इंक्रीज और गिव कॉन्फिडेंस, किसी को प्रेरित करना, है ना, साहस भर देना, ये मतलब है। ये था आज के इस सेशन में। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।